दोस्तों, इस मूवी का नाम इविल डेड राइज 2023 है। हम स्टार्ट में एक बहुत ही अजीब सा जंगल और एक अजीब सा घर देखते हैं, जिस घर के बीच में तीन दोस्त पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं। दो दोस्त तो काफ़ी भाई एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की की हालत काफ़ी ख़राब होती है और वो कमरे में पड़ी होती है, जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका के पास उसकी एक दोस्त आती है उसको इंटरटेन करने के लिए, और वो उसको एक कहानी पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया ताकि वो अच्छा महसूस करे। लेकिन अचानक से जेसिका उठ के बैठ जाती है और भारी आवाज़ में कहानी को पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे लगता है जैसे जेसिका नहीं कोई और बोल रहा है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और वॉमिटिंग करने लग जाती है। जब उसकी दोस्त उसके पास आती है तो वो उसके सर की स्किन अलग कर देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में आ जाती है। इसके बाद वो बाहर आके अपने बाकी के दो दोस्तों को भी जान से मार देती है। इसके बाद जेसिका बहुत ही अजीब तरीके से पानी में से बाहर निकल के हमें उठती हुई दिखाई देती है। अब इस सारी कहानी को समझने के लिए कि आखिर जेसिका कौन है और इसने अपने दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया, हमारी कहानी एक दिन पीछे की तरफ जाती है। अब हम स्टार्ट में एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जिस बिल्डिंग के बीच में एली नाम की एक लड़की रहती होती है अपने 3 बच्चों के साथ। एक दिन एली की बहन, जिसका नाम बेथ होता है, वो उससे मिलने के लिए आती है। वो उसको काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ देती है और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे तोहफे लाती है। उसके शौहर के लिए भी लाती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि उसकी बहन ने उसको अब छोड़ दिया है। जब वो उससे उसके शौहर के बारे में पूछती है तो एक अजीब सा उदासी वाला माहौल हो जाता है। अपने बच्चों को वो पिज़्ज़ा लेने के बहाने यहाँ से भेज देती है ताकि वो अपनी बहन को सब कुछ बता सके। वो उसको जब अपने सेपरेशन के बारे में बताती है तो उसकी बहन उसको कहती है कि तुम्हें मेरे से ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे जब पिज़्ज़ा लेकर आ रहे होते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा और बहुत ही अजीब तरह का ज़लज़ला आ जाता है। वो तीनों बच्चे पार्किंग में ही होते हैं और पार्किंग के बीच में ही रह जाते हैं। और बात यहाँ पर अब ख़त्म नहीं हो जाती है। ज़लज़ला इतना शदीद होता है कि पार्किंग वाला एरिया भी फट जाता है और एक हॉल हो जाता है। अब एली का बेटा जब उस हॉल को देखता है तो वो एक्साइटेड होता है कि बीच में जाने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है, जहाँ पे उसको कुछ नोट्स, कुछ बुक्स और कुछ टेप सीडीज़ भी मिलती हैं। ये देखने में सब कुछ काफ़ी अजीब होता है, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड होता है इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। इस लड़के को लटकते हुए बहुत सारे जीसस के निशान भी नज़र आते हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे एक बुरी आत्मा को बहुत ही अजीब तरीके से बांधा गया है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन ये लड़का वहाँ से अजीब सी किताब उठाए और सारी सीरीज़ को लिए भाग आता है। दूसरी तरफ जब एली को ज़लज़ले के बारे में पता लगता है तो उसको अपने बच्चों की फ़िक्र होने लग जाती है। वो उनको ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। वो अपने नेबर से उनके बारे में पूछ ही रही होती है कि कुछ ही देर में उसके बच्चे वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट के ज़रिए। एली जब अपने तीनों बच्चों को देखती है तो काफ़ी डांटती है कि जब ज़लज़ला आया हो तब लिफ्ट यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो काफ़ी खुश हो जाती है। अब वो लॉन्ड्री के लिए कपड़े इकट्ठे करके लिफ्ट यूज़ करके वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उसका लड़का वो सारी बुक्स और सीडीज़ उठाए अपने रूम में आ जाता है। वो उस बुक को खोलना चाहता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह किसी के अजीब तरह के दांतों से बंद होती है, जो कि नहीं खुल रही होती। अब वो लड़का ज़ोर लगा रहा होता है, तभी उसकी फिंगर में से ब्लड निकलने लग जाता है। और यहाँ पे हैरत की बात ये होती है कि ये बुक उस ब्लड को जज़्ब कर लेती है। उसके बाद खुद ब खुद वो किताब खुलने लगती है और उस किताब के ऊपर जो लिखा होता है वो तो किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन उन पिक्चर्स से यूँ पता लगता है कि कोई किसी पर जादू कर रहा है। डैनी ये बुक तो नहीं पढ़ता, लेकिन वो ऑडियो रिकॉर्ड्स मतलब जो टेप्स उसके पास होती हैं वो उनको सुनने लगता है, जिससे उसको पता लगता है कि ये एक फादर मतलब एक प्रीस्ट को चीज़ें मिली थी। वो सब कुछ सुन ही रहा होता है कि अचानक से इन सीसीटीवीज़ में से अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं, मतलब कि कोई खौफनाक आवाज़ें, जैसे कि कोई और बोल रहा हो। डैनी बहुत कोशिश करता है इसको बंद करने की, लेकिन नहीं हो पाता और वो आवाज़ें मुसलसल तेज़ से तेज़तर हुई जाती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जिस आत्मा को कैद किया था वो बाहर निकल आई है और वो एली पे हमला कर देती है। वो उसको ऊपर की जाने खींच के उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ के उसको तकरीबन मार देती है। डैनी बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको नहीं रोक पाता। दूसरी तरफ इनके घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। एली की बेटी जब बाहर देखती है लाइट चेक करने के तो सिर्फ इन्हीं घर की लाइट बंद होती है, मतलब कि इनके घर में कुछ गलत हो रहा है। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो अपने घर में बिल्कुल ठीक चलकर आ रही होती, जबकि हमने कुछ देर पहले देखा था कि एली की हालत बहुत ख़राब थी और उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई थी।
अब एली चल के किचन में जाती है और अंडे बनाने लग जाती है। उसका बिहेवियर बहुत अजीब होता है। उसकी बहन उसको बुलाती है तभी वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने लग जाती है। वो जब कुछ ज़रा नॉर्मल हालत में आती है तो वो बताती है कि वो मेरे अंदर है और तुम मेरे बच्चों को बचा लो। इतनी बात करके वो बेहोश हो जाती है। अब बेथ और उसके बच्चे उसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन वो लिफ्ट यूज़ करने से घबरा रहे होते हैं। लेकिन ज़िलज़ले की वजह से सारी सीढ़ियाँ भी टूट जाती हैं। वो उसको लेकर कमरे में चले जाते हैं। अब वो लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने का कहा था वो वहाँ पर आता है और उसकी आंखों को बंद करता है। वो 2-3 बार उसकी आंखों को बंद करता है, लेकिन वो फिर खुद ब खुद खुल जाती हैं। अब इनको लगता है कि शायद अब एली मरने वाली है और सब उसके लिए दुआ करने लगते हैं। तभी एली की बहन बेथ उसके पास बैठती है और उसको बताती है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तभी उसको फ़ोन आ जाता है और वो और किसी का नहीं एली का होता है। एली उसको बताती है कि मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा जल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ जला रहा है। इसके बाद वो उठ के बैठ जाती है। जब वो उसको टच करती है तो वाकई में उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है। वो उसको उठा के वॉशरूम में बाथ टब में जाकर बिठा देती है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब होने लग जाती है। वो इतनी ज़ोर से चीखती है कि सब तकरीबन उसकी चीख से बेहोश होने ही वाले होते हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा उबलने लग जाता है। इसके बाद वो एक एक करके सब पे हमला कर देती है। बेथ तकरीबन मरने ही वाली होती है तभी डैनी आकर उसको बचा लेता है। दूसरी तरफ एली अपने उसी हमसाये पे बुरी तरह हमला कर देती है। वो उसकी आँख ही बाहर निकाल देती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से उसकी बहन दरवाज़ा बंद कर देती है। अब उस कमरे में सिर्फ उसकी बहन और 3 बच्चे होते हैं। वो सुराग से देखती है कि बाहर मौजूद तमाम लोगों को किस तरह उसकी बहन मारी जा रही है। अब दूसरी तरफ उसकी बहन को मतलब को डैनी की बड़ी बहन को पता होता है सब कुछ इसकी वजह से हुआ। वही वो सीडीज और बुक को लेकर आया है। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी उसकी छोटी बेटी को एली अपनी बातों में लगाकर दरवाज़ा खुलवा लेती है। अब एली की बड़ी बेटी की भी हालत अजीब सी होने लग जाती है। उसकी आंखों से और नाक से खून निकलने लग जाता है, मुंह से भी कीड़े निकलने लग जाते हैं। मतलब कि हम समझ पाते हैं कि अब वो भी पोजेस्ड हो गई है। बेथ उसको देखती है कि वो किचन में बैठ कर शीशा खा रही होती है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अब ये भी ठीक नहीं रही है। वो अपनी आंटी बेथ पे बुरी तरह हमला करने लग जाती है। तभी उसको वो पीछे फेंकती है। दूसरी तरफ वो अपनी छोटी बहन पर आकर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी डॉल उसके बीच में घुसा देती है। अब डैनी अपनी आंटी को सारा कुछ बताता है कि सब कुछ इसकी वजह से ही हुआ है। उसको पता होता है कि यहाँ पर अब कोई काली शक्तियाँ आ गई हैं। अब वो उस लास्ट वाली सीडी को ऑन करके सुनने लग जाती है, जिससे उसको पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। जिससे इसको मालूम पड़ता है कि ये सारा कुछ एक फादर मतलब कि प्रीस्ट के पास था और वो सब कुछ जानना चाहता था। मतलब उसको पता था कि ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं है। इस बुक को इंसानी खाल से बनाया गया है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है और जो भी पेंटिंग्स हैं वो इंसानी खून से हुई पड़ी हैं। फादर ये सब कुछ जानना चाहते थे, लेकिन उनको चर्च में से निकाल दिया गया था। उनको मालूम करना था कि आखिर इस तरह का जादू कैसे काम आता है और ये किस पे और किस वजह से किया जाता है। अब एली की बड़ी बेटी डैनी पे हमला करके उसको जला देती है। दूसरी तरफ बेथ जो कि एक कमरे में थी, एली भी वहाँ पर आ जाती है। बेथ उससे मुकाबला करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। वो चीख कर बोलती है कि मैं जो भी हूँ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। उसके बाद एली बेथ को पकड़ लेती है। अब एली की छोटी बेटी ही बची थी। वो चालाकी से कैंची अपनी आंटी की तरफ फेंकती है, जो कि वो एली के मुंह में दे मारती है। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक जाती है। अब वो गन पकड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एली भी वापस दोबारा आ जाती है। वो गन से एली की टांग में फायर कर देती है। अब इन दोनों को यहाँ से किसी भी कीमत में बचना था और वो बहुत कोशिश भी कर रहे थे। दूसरी तरफ एली ने जितने भी लोगों को मारा था अब वो भी एक एक करके ज़िंदा हो रहे थे और वो कह रहे थे कि आज की शाम कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ से भागने का फैसला करती हैं और लिफ्ट में जाती हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं चल पाती है और उसके बीच में क्योंकि चाबियाँ फंसी होती हैं। अब यहाँ पर ये याद वाली बात है कि जब वहाँ पे एली लिफ्ट में फंसी थी तो चाबियाँ फंस गई थी, लेकिन उसकी बेटी वो चाबी निकाल देती है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे लिफ्ट चल रही होती है वैसे वैसे उसमें खून भरने लग जाता है, क्योंकि एली और उसकी बेटी दोनों पोजेस्ड होते हैं और वो अपना खून इस लिफ्ट में भरने लग जाते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है लिफ्ट में बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है, यूँ मानो जैसे बारिश होने लग जाती है। और दूसरी तरफ वो बुक भी अपने आप खुलने लग जाती है और अजीब सा एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। उसके बाद एली भी उसी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है।
जब लिफ्ट नीचे की जानब आके रुकती है, वो दोनों खून में नहाई होती हैं। गाड़ी में बैठते ही फ़ौरन से एली उसी गंदे से रूप में आ जाती है जो कि एक डेमन का होता है। अब बेथ बाहर निकल के एक कुल्हाड़ी से उसी लड़की को, मतलब अपनी बहन को और उसकी बड़ी बेटी को एक चॉपर में डाल देती है। अपनी ही फैमिली के 2 लोगों को उसने खुद मार दिया था, जिससे वो काफ़ी दुखी होती है। इसके बाद वो यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस लड़की जेसिका को, जो जेसिका उसी लिफ्ट में सफ़र करती है। वो देखती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून है, तभी वो पुलिस को फ़ोन करने ही लगती है। जेसिका वही लड़की जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने अपने दोनों, मतलब तीनों दोस्तों को मार दिया था। अब यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वही डेमन जिसने एली पे हमला किया था, वो जेसिका में आ जाता है और उसको भी पोसेस कर लेता है। इसी वजह से उसने अपने तीनों दोस्तों को नहायत बेदर्दी से मारा था। यहाँ पे हमें इसका एंड नहीं दिखाया गया, लेकिन मूवी को यहाँ पे एंड कर दिया गया है।